अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो ये बहुत ही अच्छी मज़े की पोइम है, आप लोग भी सुन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। टू फाइट अलाउड इज़ वेरी ब्रेव बाय एमिली डिकिंसन। जैसे कि हम इसके टाइटल से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, टू फाइट अलाउड इज़ वेरी ब्रेव, कि एमिली जो है वो एक्सटर्नल वॉर्स के, एक्सटर्नल बैटल्स के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उसकी नज़र में इस लाइन के आगे फुल स्टॉप नहीं है, यानी कि यहाँ पर उसकी बात कंप्लीट नहीं है कि टू फाइट अलाउड इज़ वेरी ब्रेव, यानी कि सिर्फ एक्सटर्नल फाइट्स, लाउड फाइट्स ही ब्रेव है, या इसके अलावा भी कुछ और ब्रेव है उसकी नज़र में। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका थोड़ा सा टाइटल का अंदाज़ा हो गया। अब हम देखते हैं कि इस पोइम के अंदर है क्या। To Fight Aloud is Very Brave is a poem written by one of the greatest 19th century American poets, Emily Dickinson. ये एक अमेरिकन पोइट थी 19th सेंचुरी की, और 19th सेंचुरी में एक वॉर भी हुई थी, और उस वॉर के ऊपर हर पोइट ने कुछ ना कुछ लिखा था, लेकिन एमिली ने उसके ऊपर बहुत कम लिखा या ऑलमोस्ट लिखा ही नहीं, क्योंकि वो ये चीज़ नोटिस करी थी जो हम इस पोइम के अंदर पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोइट थी, ठीक है, और जो भी आइडियाज़ इसके हम इस पोइम में देखेंगे हमें पता लगेगा कि वो सारे के सारे उसकी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, उसने कोई ऐसी लाइफ नहीं गुजारी जो कि बहुत एक्सट्रोवर्ट हो या बहुत शो ऑफ लाइफ हो, बहुत फेमस लाइफ हो। उसने एक बड़ी मिस्टीरियस और बिलो द बेल्ट लाइफ गुजारी। ठीक है, द फैक्ट दैट ओनली 10 of around 1800 of her poems were published, उसने 1800 पोइम्स लिखी, लेकिन सिर्फ 10 पोइम्स उसकी ज़िंदगी में पब्लिश हुई। इस बात से हमें पता लगता है कि वो कोई शो ऑफ नहीं थी, उसको फेम की, उसको लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं थी, या शायद उसको पता था कि पोइट्स को इतनी अप्रिसिएशन मिलती नहीं है जितनी कि बाकी लोगों को मिलती है। ठीक है, तो दो रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसने अपनी कोई भी पोइम्स पब्लिश नहीं करवाई थी। ये उसकी डेथ के बाद उसकी पोइम्स, उसके वर्क्स जो हैं पब्लिश हुए थे। ठीक है, इस पोइम के अंदर जो हमारे पास बेसिक चीज़ आएगी वो एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल बैटल्स का जो है ना वो कंपैरिजन आएगा। तो एमिली डिकिंसन का राइटिंग स्टाइल देख लेते हैं। एमिली डिकिंसन राइटिंग स्टाइल इज़ मोस्ट सर्टनली यूनिक, बहुत यूनिक इसका राइटिंग स्टाइल था। इसने डैशेस यूज़ किए थे, एक्सटेंसिव डैशेस। अब जो है ना, इससे पहले किसी ने भी इस तरह डैशेस या जो है ना वो इरेगुलर डोर्स वगैरह नहीं अपने पोइम्स में यूज़ किए थे, बट शी वॉज द वन टू यूज़ दैम। इन एडिशन टू वाइवर्ड इमेजरी एंड आइडियोसिंक्रैटिक वोकैबुलरी, उसने वोकैबुलरी भी उसकी यूनिक थी और उसने इमेजरी उसके अंदर यूज़ की थी, ऐसे टर्म्स मेटाफर्स यूज़ करके। ठीक है, और सिर्फ पेंटामीटर नहीं उसने यूज़ किया था, यानी कि उसने सिर्फ नॉर्मली जो हमारी कॉमन पोइम्स होती हैं उसने उसका स्टाइल नहीं अपना रखा था, उसने एक यूनिक स्टाइल रखा था। उसने ट्राइमिस्टर और टेट्रामीटर और डायमीटर यूज़ किए थे। ये जब हम पोइम रीड करेंगे तो साथ साथ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसने बहुत एक प्राइवेट लाइफ गुजारी थी, क्योंकि उसकी नज़र में जो हमारे अंदर के ट्रॉमाज होते हैं, जो हमारी एंजाइटीज़ होती हैं, जो हमारी अपनी बैटल्स होती हैं, यानी कि एक इंसान सुबह उठ रहा है और उसके अंदर कोई टेंशन चल रही है, दिमाग में कोई भी एंजाइटी, स्ट्रेस किसी भी तरह से चल रहा है, लेकिन वो उठ रहा है, अपने काम एज़ यूजुअल कर रहा है, किसी को पता नहीं चलने दे रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, तो वो बजाते खुद एक हीरो है। ठीक है, बट वो जो अनसंग हीरोज़ हैं जो कि अप्रिसिएशन नहीं ले पाते, उनके बारे में ये उसने पोइम लिखी है। ठीक है, तो हम अब जो है ना वो पोइम रीड करते हैं, और मैं इसके साथ साथ आपको ना इनके मीनिंग्स और जो है ना वो पैराफ्रेज करके इसका मतलब बता दूंगी। ठीक है, मैंने स्लाइड इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों ने अगर क्वेश्चन प्रिपेयर करना हो तो आपके लिए ईजी हो मटेरियल ग्रैब करना इधर से। ठीक है, टू फाइट अलाउड इज़ वेरी ब्रेव। ठीक है, नो डाउट, इसमें किसी बात का शक नहीं है कि वॉर्स जो हैं वो बहुत ब्रेव होती हैं, और बड़े करेजियस लोग जो हैं वो सोल्जर्स बनते हैं और आर्मी में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और क्या चीज़ ब्रेव है। To fight aloud is very brave, but gallanter I know, who charge within the bosom the cavalry of woe. अब लाइन हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। टू फाइट अलाउड यानी कि कोई भी वॉर्स हैं जो लाउड होती हैं, जो होती हैं एक्सटर्नल होती हैं। ठीक है, इज़ वेरी ब्रेव, बहुत बहादुरी की बात है, बहुत ज़रूरत की बात है। ठीक है, आगे उसने डैश यूज़ की है। बट गैलेंटर का मतलब होता है ऐसी चीज़ ज़्यादा अजमत में बड़ी हो, लाइक ह्यूज हो, मैसिव हो। ठीक है, इन इट्स इम्पोर्टेंस। आई नो, जो मुझे लगता है, मुझे पता है। हु चार्ज विद इन द बोसम का मतलब होता है आप अपने अंदर से, आप अपने दिल से, अपने सीने से। ठीक है, हु चार्ज मतलब कि जिनकी चार्जिंग उनके अपने अंदर से होती है। द कैलोरी ऑफ वो, अब कैलोरी ऑफ वो यहाँ पर मेटाफर है। ठीक है,
इसका एक मतलब तो ये होता है कि जो सोल्जर्स हैं, वो जो घोड़े पे सोल्जर्स होते हैं वो, और दूसरा ये मेटाफर जो है ना, ये एसोसिएट करता है क्रिश्चियनिटी से, ठीक है। जो ये लोग इनका जो मानना है, क्रिश्चियन जो बिलीव करते हैं कि जो जीसस थे, ठीक है, वो जो थे वो कैलवरी पर उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। और वो जो उनकी फांसी थी ना, वो लोगों के लिए बेहतर थी, उन्होंने अपनी जान दे दी थी लोगों के लिए, ठीक है। तो वो जो उनकी एक सेक्रीफाइस है ना, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो लोग अंदर से अपने लिए, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है, अपने आप को। तो यहाँ पे ये मेटाफर, और दूसरी बात ये है कि जो भी सोल्जर जो घोड़ों पे सवार होते हैं, हु विन एंड नेशन डू नॉट सी, हु फॉल एंड नन ऑब्जर्व, हुज डाइंग आइज नो कंट्री रिकॉर्ड्स विद पैट्रियट लव। हु विन जो जीतते हैं, एंड नेशंस डू नॉट सी, और नेशंस नहीं देखती, लाइक कोई कौम जो है हमारी वो नहीं देखती। अब यहाँ पर कंपैरिजन ज़्यादातर हो रहा है कॉमन पीपल का सोल्जर्स के साथ, इसलिए यहाँ पर बात की है क्योंकि सोल्जर्स को सबसे ज़्यादा नेशन जो है ना वो अप्रिशिएट करती है, ठीक है, वो फेम देती है। हु फॉल एंड नन ऑब्जर्व, और जो गिरते हैं और कोई ऑब्जर्व नहीं करता। अगर कोई इस तरह के सोल्जर गिरते हैं मैदान में, जो बेसिक बात है यहाँ पर, तो हर कोई उनको ऑब्जर्व करता है, हर कोई देखता है, हर कोई वाह वाह करता है उनकी, ठीक है। हुज डाइंग आइज नो कंट्री रिगार्ड्स विद पैट्रियट लव। अब जो फौजी है ना, अगर फौजी को मार रहा होगा और उसकी आंखें कोई लोग देखेंगे कि मरती हुई मतलब आंखें हैं जो भी उसकी बंद करेंगे, तो वो उसमें इस चीज़ को एज्यूम करेंगे कि इसके अंदर पैट्रियट लव है, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है इसकी आंखों के अंदर। लेकिन हुज डाइंग आइज नो कंट्री रिगार्ड्स विद पैट्रियट लव, तो फिर ऐसे लोग जिनकी चार्जिंग भी उनके अंदर से होती है, ठीक है, जो जीतते हैं कोई नहीं देखता, जो गिरते हैं कोई ऑब्जर्व नहीं करता, जो मर रहे होते हैं, और कोई कंट्री, कोई जो है ना उनको पैट्रियट लव का तमगा नहीं देती, ठीक है, कोई उनको मेडल नहीं देती। लास्ट आंसर देखते हैं हम। वी ट्रस्ट इन प्लम्ड प्रोसेशन। अब प्लम्ड का मतलब होता है लाइक सजी हुई, डेकोरेटेड। प्रोसेशन मतलब वॉक, यहाँ पर मार्च वॉक की बात हो रही है, ठीक है। फॉर सच द एंजल्स गो, जैसे कि जो दूसरे ना एंजल्स जाते हैं, ठीक है, जो फरिश्ते जाते हैं रैंक आफ्टर रैंक, जिनके रैंक्स तो बढ़ते रहते हैं, विद इवन फीट। इवन फीट मतलब कि ग्राउंडेड, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म्स ऑफ स्नो, यूनिफॉर्म्स ऑफ स्नो यानी कि जो सोल्जर्स हैं उनके यूनिफॉर्म जो हैं वो बड़े डेकोरेटेड हैं, उन पे स्टार्स लगे हैं, उन पे मेडल्स लगे हैं, ठीक है। लेकिन जो एंजल्स हैं जो कि इतने मिरेकुलस हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन वो अनसंग हैं, ठीक है। उनके जो यूनिफॉर्म्स हैं वो हमेशा वाइट होते हैं, क्योंकि हम एंजल्स को हमेशा वाइट से एसोसिएट करते हैं। अब हम इस्लाम में भी उनको जो है वो नूर से हम करते हैं, और अगर बाहर क्रिश्चियंस वगैरह में जाएँ या वो दूसरों में जाएँ तो भी वाइट से ही करते हैं हमेशा एंजल्स को रिप्रेजेंट। तो वो कह रहे हैं कि जो हम लोग हैं ना, जो जो हिडन हीरोज़ हैं, ठीक है, जो अनसंग हीरोज़ हैं, वो लोग एंजल्स की तरह हैं, जिनके रैंक उनकी मतलब वो रैंक में तो ऊपर हैं, ठीक है, और लेकिन वो इतने बगैर नॉइज़ के और बगैर किसी शो शा के ना, शो ऑफ के वो चलते हैं जैसे यूनिफॉर्म्स ऑफ स्नो के में हिडन, ठीक है। तो ये हमारी पोइम थी। इसमें आप देख लें डैशेस का यूज़ देख लें, ठीक है, कंट्री में सी और कैलोरी में सी देख लें, और एंजल्स में ए देख लें, या और यूनिफॉर्म में यू देख लें, और एस में स्नो में एस देख लें। यहाँ पर ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको कैपिटलाइज किया गया है, ये इसकी एक मेन बात थी। और ये डैशेस देख लें, ठीक है। मेन पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे कि ये जो पोइम है ना, इसके अंदर कंपेयर किया गया इनर और आउटर स्ट्रगल को, ठीक है। इसमें इसने बताया कि जो हमारी इनर स्ट्रगल है ना वो ज़्यादा कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उस पर हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती, उस पर हमारी कोई वाह नहीं करता। क्योंकि जब ये बात तो हमें पता है ना कि जब अप्रिसिएशन मिलती है तो हमारी जो वर्क क्वालिटी है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, हम जितना काम करने वाले होते हैं हम उससे कहीं गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन जो इनर पेटल्स होते हैं वो लड़ने पे हमें कोई मेडल्स नहीं देता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ठीक है। पहली बात हमारे पास ये आ जाए। दूसरी आ जाती है कि खामोशी से जीना और मरना ज़्यादा ऑनरेबल है एमिली के लिए, ठीक है, एमिली की नज़र में, क्योंकि एमिली ने खुद भी यही वाली ज़िंदगी जी खामोशी से, ठीक है। टू वर्क फॉर अ काज पीसफुली, लेकिन किसी मकसद के लिए काम करना, किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाना, यानी कि आप खामोशी में एक काम कर रहे हैं, आप जो है ना वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे पूरी दुनिया के सामने, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट काम ही कर रहे हैं कोई, ठीक है, आपका काज पीसफुल है। अब काज का मतलब ये नहीं कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप कोई बहुत प्रोडक्टिव चीज़ कर रहे हैं, आप अच्छे मोरल्स पर जिंदा रह रहे हैं, वही आपका एक कॉज है, ठीक है।
आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, वो भी आपका एक कॉज। अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे और यही आपका मोटिव है और आप पूरी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजार देंगे तो वो भी आपके लिए ऑनरेबल चीज़ होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आ गया हमारे पास। अब थर्ड पॉइंट है The speaker suggests that to overcome battles of the mind and emotions is just as much, if not more, of a victory than it is to fight and die for one's country. अब वो कह रहे हैं कि ओवरकम करना, मूव ऑन करना, ठीक है, इन चीज़ों से बाहर निकलना, अपने ट्रॉमा से, ठीक है, इन चीज़ों से बाहर निकलना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही विक्टोरियस है जितना कि किसी मुल्क के लिए लड़ना और जीतना, ठीक है, या मरना किसी मुल्क के लिए। नॉर्मल डेथ्स हों या सोल्जर की डेथ्स हों, ठीक है, अगर इंसान अपने कॉज के लिए लड़ता हुआ और स्ट्रगल करता हुआ मरा है तो वो भी उतनी ही ऑनरेबल डेथ्स होगी। नेक्स्ट, अब मैंने स्टैंजा वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो यहाँ पर स्लाइड्स में ऐड की है, तो आप लोग इसको रीड करेंगे और अपने क्वेश्चन के लिए इसको प्रिपेयर कर लेंगे। मैं आपको इसको ओवरव्यू दे देती हूँ उर्दू में, ठीक है। A speaker does not deny that it is brave to fight and to fight out loud for a cause no one believes in. अब पहली बात तो हमने इस पोइम में ये चीज़ बतानी है और ये चीज़ जस्टिफाई करनी है कि जो हमारी पोइट है वो जो लाउड फाइट्स हैं उनके खिलाफ नहीं है, या वो ये नहीं कहती कि सोल्जर जो है वो ब्रेव नहीं है, उसका ये मानना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात ये कि वो ये कह रही है कि लेकिन ज़्यादा उसके लिए अहम क्या चीज़ है, फाइट विद इन वंस ओन थॉट्स, ठीक है, अपनी अपनी सोचों के साथ। जो ओवर थिंकर्स हैं उनका अपनी सोचों से निकल कर ज़िंदगी गुजारना भी एक फ़ाइट है, ठीक है। उसके बाद उसने कैलोरी का वो का बताया जो कि एक मेटाफर है। कैलोरी इन स्टैंजा इज क्लियर अ पिक्चर ऑफ द डेथ ऑफ जीसस ऑफ नज़ारत। नज़ारत जो है ना वो एक जगह का नाम है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या बताया जाता है कि वो वहाँ पर पैदा हो गए थे, ठीक है। इट वॉज सर्टनली अ टाइम ऑफ वो फॉर ऑल दोज हु बिलीव्ड इन। अब जब वो उनकी डेथ हो गई थी तो वो सबके लिए वो यानी कि एक दुख का टाइम था, ठीक है। जीसस ऑफ नज़ारत डिड नॉट फाइट हिज डेथ बट टुक इट अपॉन हिमसेल्फ। उन्होंने अपनी जो थी ना मौत उससे वो भागे नहीं थे, बल्कि वो उन्होंने लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। ये क्रिश्चियंस का मानना है, ये हमारा बिलीफ नहीं है किसी भी तरह से। स्पीकर क्लेम करता है कि दैट इट इज़ मोर ऑनरेबल एंड गैलेंट टू फाइट विद इन वन सेल्फ एंड टू सफ़र अलोन एंड विदाउट अ फाइट देन गो टू वॉर। वो कह रही है वॉर्स इतनी भी अजीम नहीं जितना को लोगों ने उनको बना दिया, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम में उसने वॉर देखी थी और उसने लोगों को, उन हीरोज़ को जो है ना वो करते देखा था, बहुत ज़्यादा उनको फेम देते देखा था, तो वो उस चीज़ के निगेट करती थी, ठीक है। अब सेकंड स्टैंजा में हम क्या कर रहे हैं, ये बता रही है कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, अपने बैटल से, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है, तो उनको ना तो कोई नेशन रिकग्नाइज करती है, ना कोई अहमियत देती है, ना अप्रिशिएट करती है, ना उनको मेडल्स दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कैपिटलाइज किया था कंट्री का वर्ड, क्यों? क्योंकि जो नेशनल प्राइड और ग्लोरी है ना वो सिर्फ सोल्जर्स जो हैं वो कर सकते हैं, उसको आगे लेके चल सकते हैं। वो आम लोग जो हैं, कोई भी इंसान जो कि टैक्सेस पे कर रहा है या सिविल ड्यूटीज़ अपनी पूरी कर रहा है या झगड़े नहीं कर रहा या लोगों को लुक डाउन नहीं कर रहा या मार कुटाई नहीं कर रहा, ठीक है, वो सब चीज़ें नेशन जो है वो अप्रिशिएट नहीं करती। लेकिन वो सब भी ड्यूटीज़ हैं जो कि हर इंसान जो है वो ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कोई नेशन, कोई कंट्री उसको अप्रिशिएट नहीं करती, कंसीडर नहीं करती, ठीक है। हुज डाइंग एज नो कंट्री रिगार्ड्स विद पैट्रियट लव, यानी कि कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिलती अनसंग हीरोज़ को, ठीक है। नॉट ऑल हीरोज़ वेयर कैप्स, यानी कि हर जो है ना हीरो उसके सर पे कैप नहीं होती, हर हीरो के पास यूनिफॉर्म नहीं होती। कुछ हीरोज़ होते हैं जो कि सारी ज़िंदगी अपने कॉज के लिए लड़ते हैं और मर जाते हैं, और वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने के दूसरे वाले, ठीक है। एक्सटर्नल लव एंड सपोर्ट गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स गो थ्रू द मोस्ट अनफेथमेबल ट्रायल्स ऑफ लाइफ। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि जो एप्रिसिएशन होती है, जो वर्ड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए कितने अहम होते हैं हमारी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आगे चलाने के लिए। अगर हम मूव ऑन करें किसी चीज़ से और अगर हमें कोई इंसान अप्रिशिएट नहीं कर रहा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लव, एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिल रही हमें, तो हम उस चीज़ में बड़े स्लो रहते हैं, ठीक है, हम अपने आप पे लुक डाउन करते रहते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल लव और सपोर्ट मिले, जैसा कि सोल्जर्स को मिलती है, अगर उतनी ही इंडिविजुअल्स को मिलने लग पड़े, तो हर कोई अपना 100% से भी ज़्यादा देना शुरू कर दे, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड स्टैंजा है, ये हम लाइन बाय लाइन कर चुके हैं इसको, इसलिए हम इसको ब्रीफली सा करेंगे अब कि अब इसमें थर्ड में यही बताया है, शी ड्रॉज अ मेटाफर हेयर कंपेयरिंग पीपल हु फाइट इनर टॉर्मेंट्स टू एंजल्स हु आर पीसफुल एंड साइलेंट। अब एंजल्स जो हैं वो लड़ाई झगड़े नहीं करते
बहुत पीसफुल होते हैं, बहुत साइलेंट होते हैं, लेकिन मिरेकुलस होते हैं। वो कुछ करते हैं, उनका कोई मकसद है, उनका कोई काम है, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप को शो ऑफ नहीं करते। ठीक है, कोई रिकग्निशन नहीं उनको रिटर्न में मिलती। ठीक। शी कंटिन्यूज द मिलिट्री मेटाफर सीन द प्रीवियस स्टैंजा विच कैन बी सीन द लाइन एंड यूनिफॉर्म्स ऑफ स्लो। अब जो मिलिट्री स्टैंजा उसने कैलरी ऑफ वॉर से शुरू किया था और वो यहाँ तक उसने लास्ट तक प्रोसीड किया द यूनिफॉर्म्स ऑफ स्नो। ठीक है, तो एंजल्स जो हैं वो हमेशा ड्रेस होते हैं वाइट में, क्योंकि रिलीजियस या बाइबलिकल अगर हम सेंस भी देखें तो उसमें भी। ठीक है, और एंजल्स जो हैं वो उनका भी यूनिफॉर्म है जिस तरह के सोल्जर्स का यूनिफॉर्म है, और वो दोनों को इक्वल कहा जा रहा है, और हम जो कॉमन पीपल हैं उनको कहा जा रहा है कि वो भी एंजल्स की तरह ही हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पढ़ते हैं द आइडिया ऑफ एंजल्स वॉकिंग थ्रू द स्नो फर्दर एग्जाम्पलीफाई द साइलेंट नेचर ऑफ पर्सनल स्ट्रगल। पर्सनल स्ट्रगल्स बहुत साइलेंट, बहुत पर्सनल, बहुत प्राइवेट होती हैं, किसी को उनका पता भी नहीं चलता। और जितने भी यहाँ पर हमारे कंट्री में या बाकी दुनिया में सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं वो हमेशा अननोटिस रह जाती हैं, उनको कोई देखता नहीं है, कोई समझता नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग, आपको अगर पता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करें ताकि वो उस चीज़ में अपने आप को अच्छा समझ के, अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ के उस चीज़ से निकल सके। ठीक है, तो ये हमारे पास जो उसका हमारे लिए मैसेज था वो ये था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं राइम स्कीम। अब राइम स्कीम जो है ना, हम पोएम से देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में ए बी सी बी है और सेकंड वाले में ए बी है। वो कैसे है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं। टू फाइट अलाउड इज़ वेरी ब्रेव बट क्लेंटर आई नो हु चार्ज इन द बॉसम द कैलरी फो। अब पहला ए लाइन, ठीक है, दूसरी बी, अब बी और उसके बाद थर्ड में सी और फिर फोर्थ में बी, ए बी सी बी। ठीक है, यहाँ पर वो मिल नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला का हम देखें, फर्स्ट वाले में सिर्फ नो और वो मिल रहा है, ब्रेव और बॉसम नहीं मिल रहे, इसलिए हम ए बी सी और बी करेंगे, क्योंकि सेकंड वाली लाइन से वो राइम कर रहा है। सेकंड वाले में हम देखें सी ऑब्जर्व कंट्री लव। अब सी और कंट्री, अब सी और कंट्री जो है ना वो स्पेलिंग उनके सेम नहीं है, बट उनकी वॉइस सेम है, उनका जो है ना वो राइम्स सेम है, इसलिए हम इसको जो है ना वो हाफ राइम इनको कहते हैं, इस तरह की मेथड को। ऑब्जर्व और लव, अब यहाँ आ जाएगा ए बी ए बी ए बी। ठीक है, और फिर ए बी सी बी। ठीक हो गया, ये हमारे पास राइम आ गई है। उसके बाद यहाँ हम देख लें सी और कंट्री और ये ऑब्जर्व लव जो मैंने आपको बताया वही सारा इसमें लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मीटर उसके बाद जो है ना वो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड इसका पैटर्न है। ठीक है, और ये जो है ना आयम्बिक टेट्रामीटर भी है और आयम्बिक ट्राईमीटर भी है। ठीक है, अब जो मीटर होता है वो हम किस तरह देखते हैं, पहला इसमें अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। अब इसमें देख लें टू जो है वो अनस्ट्रेस्ड है, फाइट स्ट्रेस्ड है, आ अनस्ट्रेस्ड है, लाउड स्ट्रेस्ड है। ठीक है, इज अनस्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड है, और जो है ना वेरी, वे और री, ये भी दो अलग अलग है। ठीक है, और जो ब्रेव है वो एक ही है। ठीक, अब यहाँ जो है ना वो हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है, द कैलरी ऑफ वो। अब कैलरी जो है हमारे पास फौज आ जाती है, ठीक है, सोल्जर आ जाते हैं जो हॉर्सेस भी होते हैं, वो जो है हमारे पास दुख या तकलीफ की अलामत है, तो उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद है हुज डाइंग आइज। अब आइज़ जो हैं वो मरती नहीं है, डाइंग जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, यहाँ पर आइज़ को दी गई है। देन उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं एनाफोरा, हु विन द नेशंस नॉट सी हु फॉल। अब हु विन एंड हु फॉल, ठीक है, तो इसमें जो है वो रेपिटेशन है एम्फोसाइज करने के लिए उन लाइन्स को। देन हमारे पास मेटाफर आ जाता है, यही कैलरी ऑफ फौज मैंने आपको बताया, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है बड़ी अहमियत है इस वर्ड की, द कैलरी ऑफ वो की, इस मेटाफर की। ठीक है, उसके बाद आया था फॉर सच द एंजल्स गो रैंक आफ्टर रैंक विद इवन फीट एंड यूनिफॉर्म ऑफ स्नो। अब जो है वो एंजल्स को किस चीज़ से किया गया है, एंजल्स को इसमें हमारे पास किया गया है पीस से और साइलेंस से। ठीक है, पीस, साइलेंस और उनकी जो अजमत है उस चीज़ से उनको मेटाफोरिकल सेंस में यूज़ किया गया। फिर उसके बाद हमारे पास एलिट्रेशन आ जाती है। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स किसकी आती है, ब्रेव बट और प्लम्ड प्रोसेशन की। उसके बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट आ जाती है, द साउंड जो हम इसमें देखते हैं, हु विन एंड नेशंस डू नॉट सी, विन एंड में, एंड नेशंस में, एंड और नॉट में। ठीक है, हु फॉल एंड नन ऑब्जर्व इसमें भी। ठीक है, उसके बाद और इसमें रेपिटेशन आती है रैंक आफ्टर रैंक की, रैंक आफ्टर रैंक, आर आर आर। ठीक है, उसके बाद एंजॉयमेंट आती है, जो मीनिंग कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। ठीक है,
इट अकर्स इन बट ग्लैंटर आई नो हु चार्ज विद इन द बोसम द कैलोरी ऑफ वो। ये मतलब तीनों लाइन जो हैं वो सेम मीनिंग दे रही हैं लेकिन पार्ट्स में। द कैलोरी ऑफ वो एंड हु इज डाइंग गाइज नो कंट्री रिगार्ड्स इट पेट्रेट अप। ठीक है, ये भी इस टाइम पार्ट्स में उसने बताया। नेक्स्ट लाइन में प्रोसीड कर देता है द मीनिंग, उसको कहते हैं इंजॉयमेंट। उसके बाद थीम जो आते हैं, हमने आपको शुरू में सबसे पहले बता दिया थे, हमने जब पोइम डिस्क्राइब की तब भी हमने थीम्स देख लिए थे। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बैटल्स आती हैं, ऑब्सक्योरिटी एंड पब्लिक रिकग्निशन आती है, और आइसोलेशन आती है। आइसोलेशन इस तरह आती है कि इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी तन्हा जो अकेला लड़ता रहता है अपनी सोचों से, अपने बैटल से और अपने स्ट्रगल से। ठीक है, और पब्लिक रिकग्निशन और जो है ना वो तन्हाई इसमें इस चीज़ आती है कि आप जो एमिली थी उसने खुद जो थी वो कितनी उस कह सकते हैं इंट्रोवर्ट लाइफ गुजारी थी। ठीक है, और इंट्रोवर्ट लाइफ का और पब्लिक रिकग्निशन का, एक्सट्रोवर्ट लाइफ का, इन दोनों का कंपैरिजन इसमें आ जाता है। ठीक है, और इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बैटल के जो मैदान जंग में, ठीक है, उसमें जाके वॉर्स होती हैं, वो वॉर्स जो घर में बैठे इंसान के दिल और दिमाग के अंदर चल रही होती हैं, उनका आपस में कंपैरिजन है। तो ये इसके आ जाते हैं हमारे पास थीम्स। फिर टोन जो है वो एक होपफुल टोन है, लेकिन जैसे जैसे पोइम प्रोसीड करती है ना, वैसे वैसे उसकी जो है वो टोन चेंज होती है। वो रिग्रेट भी शो करती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एम्पैथी भी शो करती है। ठीक है, उसके बाद वो होप भी शो करती है, और लास्ट पे जो है ना वो सरकाज़म भी शो करती है, जब वो ये बता रही है कि वो गिरते हैं और कोई कंटिन्यूशन नहीं देखती, और वो मतलब उनकी आंखों में किसी को जो है वो पेट्रोल लव नज़र नहीं आता। सो ये एक सरकास्टिक उसकी टोन है इसमें। ठीक है, तो ये थी हमारी पोइम, और मुझे तो पर्सनली ये पोइम बहुत पसंद आई थी। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसके जो है ना अबाउट कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये स्लाइड से आप अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और जो है वो पोइम भी समझ नहीं आ रही है, आपने किसी भी और तरह का लेक्चर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।